लास्ट में इंडस्ट्रीज वाला स्टार्ट कर दिया था अपन ने। शायद सूती वस्त्र मिल में थोड़ा बहुत लिखवाया था, है ना। तो कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा जो उद्योग या इंडस्ट्रीज है वो अपन ने स्टार्ट किया था सूती वस्त्र उद्योग। जैसा कि आपको ध्यान है कि सूती वस्त्र उद्योग का जो शुरुआती दौर है वो स्टार्ट हुआ था भारत के पूर्व की ओर से, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से 1818 में फोर्ट ग्लास्टर के अंदर स्थापित जो सूती वस्त्र मिलें थी वो बाद में जाके वो बंद हो गई थी। उसके बाद में आधुनिक सूती वस्त्र मिलों की स्थापना 1854 से निजी क्षेत्र में कवाजी डाबर के द्वारा किस क्षेत्र में की गई थी? मुंबई, जो आज भी मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात के अंदर एक काफ़ी बड़ा केंद्र माना जाता है, जिसे कॉटनोपोलिस यानी कपास या सूती वस्त्र उद्योग का विराटनगर के रूप में जाना जाता है। फिर यहाँ से ये सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः सस्ते ज़मीनों के कारण या सामान्यतः अन्य जो सुविधाएं थी, जैसे कि सस्ता श्रम भी प्राप्त होना, क्योंकि जो श्रमिक महंगे शहर में रहेगा उसका जो डिमांड होगी या जो दैनिक भत्ता होगा वो क्या रहेगा? अधिक रहेगा। जबकि अहमदाबाद की और सामान्यतः श्रमिक भी सस्ते थे और वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के मिल के लिए ज़मीनें भी क्या थी? सस्ती। इस कारण धीरे धीरे मुंबई से ये उद्योग तेज़ी से शिफ्ट होने लग गया अहमदाबाद की ओर। और अहमदाबाद की ओर जो शिफ्टिंग और प्रोडक्शन को देखते हुए इसको भारत का मैनचेस्टर का दर्जा मिला। दक्षिणी भारत में कहा जाता है सूती वस्त्र मिलों की जो संख्या है वो कोयम्बटूर में सर्वाधिक है। कोयम्बटूर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, और कोयम्बटूर के अंदर सूती वस्त्र मिलों की संख्या और प्रोडक्शन को देखते हुए इसको दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर का दर्जा मिला। जबकि उत्तर भारत में जो मुख्यतः कानपुर वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में इस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। तो सामान्यतः सूती वस्त्र उद्योग वैसे देखा जाए तो एक स्थानीयकरण उद्योग है। स्थानीयकरण का मीनिंग इस उद्योग को सामान्यतः उस क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां इसका कच्चा माल उत्पादित होता है। तो इसके लिए कुछ भौगोलिक दशाओं की अपने को आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती हैं जहां सामान्यतः सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित किया जाता है? तो शुरुआती दौर वाला था ये तो अपन ने देख लिया था कि पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी, पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं। अनुकूल दशाओं में एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट दशा है इसमें आर्द्र या नम दशाओं को आना आवश्यक है, क्योंकि जिस साइड में सामान्यतः ये उद्योग स्थापित किया जाता है जहाँ धागा बनाया जाता है, वो धागा अगर उसके क्लाइमेट के अंदर अगर नमी नहीं होती, जैसे अपन देखते हैं सूती वस्त्र मिलें होती हैं उनके साइड के अंदर जो मिलें जहाँ लगाई जाती हैं उनके साइड में सामान्यतः नमी बनाए रखने के लिए हल्की फुहार पानी की छोड़ी जाती है ताकि वहाँ का जो कपड़ा उसमें नमी बनी रहे। और धागे में अगर नमी रहेगी तो धागा टूटता नहीं है। और सामान्यतः शुष्क जलवायु होती है तो सामान्यतः वहाँ बार बार धागा टूटेगा, तो धागा टूटेगा तो बुनाई के अंदर बार बार गैपिंग आएगी, यानी घटिया किस्म का कपड़ा प्राप्त होगा। कपड़े की जो क्वालिटी है वो इतनी बेहतरीन नहीं होगी जो नम और आर्द्र जलवायु में प्राप्त होता है। तो सामान्यतः इस उद्योग के लिए अपने को किस प्रकार की जलवायु को होना जरूरी है? आर्द्र या नम जलवायु का होना जरूरी है। सामान्यतः इसको उन क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहाँ समुद्री जलवायु निकट हो, या सामान्यतः जहाँ किसी क्षेत्र में बड़ी नदी या जिन क्षेत्रों में सामान्यतः नमी अधिक प्राप्त होती हो। तो नम या आर्द्र जलवायु। इसके बाद में कच्चा माल जो प्राप्त होता है सूती वस्त्र मिल उन क्षेत्रों में, कच्चा माल उत्पादन क्षेत्र में
सेकंड मेंशन कर दीजिएगा। आर्द्र या नम जलवायु, सेकंड है कच्चा माल या उत्पादन क्षेत्र। सामान्यतः उन क्षेत्रों में जहां बंदरगाह निकट हो या निर्यात की सुविधा हो, आयात निर्यात की सुविधा। बंदरगाह या आयात निर्यात की सुविधा, क्योंकि मुख्य भारत है आज भी विश्व के अंदर निर्यात वाले राष्ट्रों में प्रमुख है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमें जो मशीनरी है वो हमें आयात करनी पड़ती है, क्योंकि कई ऐसी मशीनरीज हैं जिसको बाहरी देशों से मंगवाया जाता है, जबकि उत्पादित माल को हमारे यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात। तो सूती वस्त्र उद्योग में कहा जाता है चाइना के बाद में जो दूसरा विश्व का प्रमुख बड़ा उत्पादक राष्ट्र है वो भारत है। तो निर्यात में तो हम इसका जो तैयार माल है उसको निर्यात करते हैं, जबकि आयात के रूप में इसकी मशीनरी को बड़े स्तर पे हम मंगवाते हैं। इसके अलावा सस्ता श्रम, इनमें डिटेल लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। जनरली इसमें ये पॉइंट देते हैं आपको कि सूती वस्त्र उद्योग है उसको किस क्षेत्र में स्थापित किया जाए, और वो इस क्षेत्र में ये वाला जो आर्द्र या नम जलवायु है इसमें कुछ न कुछ या तो उपाद्र जलवायु या शुष्क जलवायु जैसे शब्दों को यूज करेंगे। तो इसके लिए आर्द्र या नम जलवायु का होना जरूरी है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। बाकी तो लगभग पॉइंट वही हैं, परिवहन की सुविधा या आयात निर्यात की सुविधाएं, कच्चा माल या सस्ता श्रम, जिसके पास में बड़ा बाजार हो, यानी उत्पादन के बाद में कपड़े की मुंह मांगी कीमत हर कोई इंडस्ट्रीज नहीं मांग सकती। जैसे बहुत बड़ी ब्रांडेड इंडस्ट्रीज हैं वो जरूर कपड़े की मुंह मांगी कीमत, बाकी इस इंडस्ट्रीज में जो आजकल जो सिंथेटिक जो क्लॉथ्स आ गए हैं, यानी कुछ प्रकार के कृत्रिम धागों से बनाए जाने वाले जो कपड़े वगैरह आ गए हैं, काफ़ी सस्ते आ गए हैं। आप देखते हैं कि अपने जो मंडे ट्यूसडे ये मार्केट लगते हैं, किलो के भाव कपड़े मिलते हैं। इसका मीनिंग है कपड़ा जो व्यापार है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा आ चुकी है। तो इसका मीनिंग है इसके लिए काफ़ी बड़ा बाजार या डिमांडिंग क्षेत्र होना चाहिए। तो बड़े बाजार की निकटता इसके लिए आवश्यक है। बड़े बाजार की निकटता। अब ये सभी आवश्यक दशाएं सूती वस्त्र उद्योग को किस क्षेत्र में मिलती हैं? ये सभी आवश्यक दशाएं सूती वस्त्र उद्योग को मिलती हैं मुख्यतः भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु। तो भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग जो उत्पादक है उन राज्यों के अंदर ये सर्वाधिक अग्रणी राज्य माने जाते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो ये उपरोक्त अनुकूल दशाएं भारत के मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। इस कारण इन राज्यों के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का विकास देश में सर्वाधिक हुआ है। तो ये अनुकूल दशाएं लिखने बाद में जस्ट नीचे लिखेगा उपरोक्त अनुकूल दशाएं, उपरोक्त अनुकूल दशाएं भारत में, उपरोक्त अनुकूल दशाएं भारत में महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती हैं, या पाई जाती हैं, सीधा ही लिख दो, पाई जाती हैं। तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इस कारण इन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इस कारण इन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है।
नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रमुख उत्पादन केंद्र, प्रमुख उत्पादन केंद्र। प्रमुख उत्पादन केंद्र महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं इसके? भाई एक तो जो प्राचीन जो प्रमुख केंद्र है मुंबई, इस क्षेत्र में भी कई स्थान पर सूती वस्त्र मिलें लगाई गई हैं। मुंबई हुआ, मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर ये हालांकि मुख्यतः चीनी मिलों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नासिक, ये प्रमुख केंद्र हैं जिसमें सबसे प्रमुख और बड़ा केंद्र कौन सा है? मुंबई। मुंबई को और इनको स्थानों में लिखेंगे आगे, यानी जो भारत के मैनचेस्टर, कॉटनोपोलिस, ये कुछ एक इंडिकेशन पॉइंट है जहाँ से जनरली क्वेश्चन अधिक आते हैं। इनमें से स्थानों में से मुश्किल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक फेमस लोकेशन होती हैं, वो कई बार दे दी जाती हैं, और वो इसलिए दी जाती हैं कि एक और इंडस्ट्रीज दी जाती है और सामने कुछ एक पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको राजस्थान में करवाया था ना, कि भाई इंडस्ट्रीज को दिया जाता है और किस इंडस्ट्रीज से रिलेवेंट कौन सी लोकेशन या स्थान है। ऐसे एग्जाम्पल मैंने राजस्थान में आपको देखे बताए थे, सीमेंट जैसे संबंधी, जैसे लाखेरी पॉइंट हुआ राजस्थान के अंदर, जैसे ब्यावर अजमेर वाला पॉइंट हुआ, या चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा पॉइंट हुआ। तो मुख्यतः वो पॉइंट्स जो मुख्यतः उस इंडस्ट्रीज के लिए फेमस हों। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है वो कौन सा होता है? मुंबई, जो मुख्यतः सूती वस्त्र उत्पादन और भारत में सूती वस्त्र उद्योग का निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है मुंबई को। इसके बाद में हम गुजरात की ओर आते हैं। तो गुजरात में प्रमुख क्षेत्र, गुजरात में तो ध्यान है ना भारत का, जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद, अहमदाबाद के अलावा सूरत वाला क्षेत्र, वडोदरा, या जिसको अपन कहते हैं बड़ोदरा, तो वडोदरा गुजरात, बिल्लीमोर लोकेशन है गुजरात में, बिल्लीमोर। बहरूच, तो ये प्रमुख केंद्र आते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है इसमें। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, बिल्लीमोर, बहरूच। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, बिल्लीमोर और बहरूच। क्या चीज ऐसी? गुजरात के बाद में अगर दक्षिण में देखें अपन, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की ओर प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई, मदुरई जो तमिलनाडु लोकेशन में प्रमुख सेंटर है। यहाँ मैंने पास वगैरह एक दरा भी करवाया था आपको,
कौन सा करवाया था? मदुरै से तिरुवनंतपुरम, सिनकोट, कौन सा पास है? सिनकोट। कोच्चि और चेन्नई वाला था पालघाट, जो भारत का सबसे चौड़ा पास है। सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है? पालघाट को माना जाता है। कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए वैसे उसको पढ़ाए हुए। फिर बाद में उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं तो मुख्यतः यूपी में प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कानपुर। यूपी में मुख्यतः कानपुर। कानपुर, मोदी नगर, मेरठ, सहारनपुर, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो मुख्यतः चीनी मिलों के लिए भी फेमस हैं। सहारनपुर है, मेरठ, ये वाले स्थान। और अगर हम राजस्थान की ओर देखें, राजस्थान की ओर प्रमुख नगर आता है सूती वस्त्र उद्योग में भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर है। और एक उभरता हुआ मैनचेस्टर आता है मुख्यतः भिवाड़ी, अलवर। होने को इसके अलावा भी हैं भीलवाड़ा, भिवाड़ी, अजमेर। अजमेर भी सूती वस्त्र उद्योग में आपको ध्यान होगा कि शुरुआती तौर में जो सार्वजनिक जो सूती वस्त्र मिलें थी वो सबसे ज़्यादा अजमेर में ही थी। और शुरुआती तौर में अजमेर में ही सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ था। 1889 में पहली मिल कहाँ लगाई गई थी? ब्यावर, अजमेर में स्थापित की गई थी। तो भारत में ये प्रमुख है, इसके उत्पादक केंद्र है। स्थान अगर इसमें याद नहीं होते, स्थान धीरे धीरे मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे। तो अभी तो केवल सूती वस्त्र उद्योग है, इसलिए अपने को लग रहा है। तो स्टार्टिंग में जो अपन ने सबको जो अंडरलाइन किया है, या थोड़ा सा कोई अलग हटके नाम आ रहा हो तो उस स्थान को हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो ये स्टार्टिंग वाले जो मेन सेंटर है अपन ने केवल उन्हीं को लिखा है। अब इन सेंटर को कईयों को विशेष दर्जे प्राप्त है, जैसे कि किसी को बोस्टन कहा जाता है, किसी को भारत के अंदर मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो ये तो किए हैं अपन ने इसमें सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं। अब इनमें से प्रमुख जो स्थान है, मेन जो लोकेशन या पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो सब में अंडरलाइन किया हुआ है इसमें। मैंने मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर और राजस्थान में भीलवाड़ा, जिनको लोकेलिटी के तौर पे या भारत में किसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिणी भारत का और राजस्थान का मैनचेस्टर है। तो ये राजस्थान के लिए लोकल केंद्र है। अब नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट लाइन में, सूती वस्त्र उद्योग के लिए या सूती वस्त्र उद्योग के सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख स्थान या ओब्लिक करके लिख दो मैनचेस्टर, प्रमुख स्थान या मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। इस साइड में गुजरात की और कानपुर पार्ट ऑफ यूपी।
इस साइड में जो प्रमुख सेंटर आता है वो कौन सा आता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को दर्जा दिया जाता है भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन। जो मेन बोस्टन है वो तो कहाँ है? यूएसए के अंदर। इस साइड में अपन आते हैं मुंबई। भारत का कॉटनोपोलिस। इसको कहा जाता है सूती वस्त्र का विराटनगर, क्योंकि मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग का सबसे ज्यादा निर्यात कहां से होता है? मुंबई से। इस कारण कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, भारत का कॉटनोपोलिस। और दक्षिणी भारत में जो मुख्य सेंटर आता है वो आता है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो ये प्रमुख मैनचेस्टर है, या तो स्थान का नाम लिख के उसके आगे लिखते रहो। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, कोयम्बटूर दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है। राजस्थान वाला लिखवाया हुआ है राजस्थान में वैसे तो। हाँ जी, स्टार्ट होने वाली है, 5-7 मिनट में हो जाएगी। भाई मिस्टेक हो रखी है टेक्निकल, मैं बता रहा था आपको। भाई वो एरर आप लोग नहीं समझते हो इस चीज को, अब हो रखा है तो। भाई नीचे वाले की चल रही है और अपने वाली नहीं चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं नीचे कोई ऑफिस में नहीं चल रही, कैसे चलेगी बताओ? एरर आ रहा है। भाई नीचे वाला फील आपको इसलिए ज़्यादा होता है कि नीचे क्लासरूम छोटे हैं। अब छोटे क्लासरूम है इसलिए वहाँ पे जैसे ही आप ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस के अंदर हर कमरे में एसी लगी हुई है, तो इसलिए आपको लगता है कि वो ज़्यादा चिल्ड है। तो चिल्ड अगर एक रूम में एक एसी होगी, जबकि यहाँ पे भी सेंट्रल एसी मेरे हिसाब से 3-4 हैं आपके यहाँ, तो 4 सेंट्रल एसी काफ़ी होती हैं इतने बड़े रूम के अंदर। अरे ऐसा नहीं है कि एक ही चलती है, जब चलती है तब चारों चलती है। अब क्या है, ये आप लोगों ने पीछे वालों ने कह रखा है कि बस भाई एक ही चलती है, तो बाद में क्या पीछे वाले पीछे बैठते हैं, सब आगे बैठते आगे आके। तो इसका मीनिंग चलती कौन सी नहीं चलती? कौन सी वाली नहीं चलती है बताओ? पीछे वाली नहीं चलती, दोनों बीच वाली नहीं चलती, दो ही चलती हैं। वो वाला क्या? नहीं, वहां पे भी जरूरी है। अरे भाई मैं तो आप लोगों से भी ज्यादा गर्मी में खड़ा हूं। अब देखो इसमें इसमें पॉइंट ये पूछा जाता है कि जो भारत के कॉटनोपोलिस है, कॉटनोपोलिस मुंबई से ये इंडस्ट्रीज हैं अहमदाबाद की ओर शिफ्ट क्यों हो रही हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये वाले मैनचेस्टर और बोस्टन वगैरह ये लिख लिए सभी। इन सेंटर या केंद्रों के नाम लिखने के बाद में नेक्स्ट लिखो। भारत में सूती वस्त्र उद्योग
भारत में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने भारत में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने महाराष्ट्र से अहमदाबाद ब्रैकेट में लिख देना गुजरात, अहमदाबाद ब्रैकेट में गुजरात की ओर अधिक स्थानांतरित हुए हैं, की ओर अधिक स्थानांतरित हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने महाराष्ट्र से अहमदाबाद ब्रैकेट में गुजरात की ओर अधिक स्थानांतरित हुए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया जाता है आपको यहाँ तक, उसका रीज़न पूछा जाता है क्यों, क्योंकि अहमदाबाद में भूमि दर सस्ती एवं कुशल और सस्ता श्रम, भूमि दर सस्ती एवं कुशल सस्ता श्रम प्राप्त होता है। तो बड़ा और मुख्य रीज़न है वो स्टार्टिंग वाला है। अगर एग्जाम में ये दोनों ही ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हों तो अपने को प्रायोरिटी में रखना है। यहाँ पे जो भूमि दरें हैं यानी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना है वो आसान है, ज़मीन आपको सस्ती मिल जाएंगी, जबकि मुंबई या महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। पता लगा है फैक्ट्री लगाई है और ज़िंदगी भर उस फैक्ट्री की जो ज़मीन है उसके लिए पैसे उतार रहे हो। जो महंगे मिले हैं और वहाँ पे सामान्य तो वही मिलें स्टेबल कर पाती हैं जिनके कपड़े ब्रांडेड हैं और डिमांडिंग हैं। सिर्फ ब्रांडेड होना ही काफ़ी नहीं है, डिमांडिंग भी होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ब्रांडेड तो हैं लेकिन डिमांडिंग में उनके कपड़े नहीं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सूती वस्त्र उद्योग वाला जो पार्ट है, इसके अंदर इस उद्योग से संबंधित लास्ट में कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में एक विशेषता का तो आपको लगभग पता है कि ये कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। इस क्षेत्र में सामान्यतः जो सूती वस्त्र उद्योग का जो उत्पादन होता है, पहले तो देखो उत्पादन किया जाता था मिलों के अंदर, मिल उत्पादन सबसे अधिक हुआ करता था। अपन कहते थे अहमदाबाद की मिलें, मुंबई की मिलें, जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी पहले जो लोग हैं जो गल्फ कंट्री या खाड़ी देशों में कम जाया करते थे, ये सामान्यतः अपने देश में ही रोजगार का पहला प्रयास किया करते थे। और मुख्यतः जो ये सूती वस्त्र मिलें थी, क्योंकि सबसे बड़ा डिमांडिंग उद्योग था कि भाई व्यक्ति की जो आवश्यकताएं थी रोटी कपड़ा मकान, तो उस समय व्यक्ति मकान में तो लगभग कच्चे में रहते थे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, रोटी वो स्वयं तैयार करता था अपनी खेती करके। बस एक बड़ी समस्या कपड़े की थी, तो कपड़े की मिलें स्टार्टिंग में सर्वाधिक विकसित हुई और इनका विकास मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात की ओर अधिक हुआ। तो लोग आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से कई हैं कि अहमदाबाद मिल में, सूरत मिल में, महाराष्ट्र मिल में, ये जगह फेमस हैं रोजगार के लिए। तो सबसे पहले कपड़ा अधिक उत्पादित हुआ करता था मिल के अंदर। तो मिल में सामान्यतः कपड़े में छोटी जो मशीनरी है, उस छोटी मशीनरी को काम में लिया करते थे जो स्टीम के आधार पर चला करती थी। इसके बाद में एक जो प्रमुख बड़ा उद्योग है इसमें हैंडलूम। हैंडलूम का आपको ध्यान है कि हैंडलूम में मुख्यतः जो सूती वस्त्र उद्योग जो आता है वो हस्त आधारित आता है। इसका मीनिंग है इसमें जो कपड़ा बनाया जाता है किससे बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है हैंडलूम के अंदर। और हैंडलूम के बाद में जो अब धीरे धीरे जो मशीनरी आ गई हैं जो कि मशीन से चलती है, वो उसको बोलते हैं हम पावर लूम। तो वर्तमान में जो सूती वस्त्र उद्योग में इसका विकास सबसे ज़्यादा पावर लूम के बाद हुआ है। पावर लूम का मीनिंग है जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के ऊपर आधारित जो मशीनरी होती हैं। तो विद्युत आधारित मशीनरी जो होती है वो आपको ध्यान है मशीन तेज भी चलती है और उसमें कपड़ा जल्दी बनता है। तो वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग के अंदर या कपड़े को बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है,
वर्तमान में पावरलूम का योगदान अधिक है, जबकि हैंडलूम और जो मिलें हैं इनका योगदान ना के बराबर रह गया। मिल का तो कहा जाता है वर्तमान में जो टोटल सूती वस्त्र उद्योग उत्पादित होता है उसमें केवल 4% या इससे भी कम योगदान है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा योगदान पावरलूम का है, लगभग मोर देन 60%। 60% से भी अधिक सूती वस्त्र उद्योग किसमें बन रहा है? पावरलूम के अंदर बन रहा है। पावरलूम का मीनिंग समझ गए? जो विद्युत आधारित मशीनरी होती है वो पावरलूम है, हाथ से बनता है, वो हाथ से पता लग रहा है इसमें शब्द से ही हैंडलूम। और इसमें ये जो पहले स्टीम वगैरह के ऊपर चला करती थी छोटी मशीनरी जो हुआ करती थी वो थी मील आपके। तो विशेषताओं में लिखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, इस उद्योग में महिलाएं सर्वाधिक कार्यरत। यानी जो अपनी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, यानी धात्विक या जो भारी उद्योग जो होते हैं मशीनरी वाले उद्योग, उनके बजाय महिलाएं ज़्यादा अपना जो योगदान है वो इस इंडस्ट्रीज में अधिक करती हैं। क्योंकि महिलाएं अपनी आर्ट या कला के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तो इस उद्योग में मुख्यतः ये एक आर्ट और कला होती है, कपड़ा बनाना। तो महिलाएं सर्वाधिक कार्यरत इस इंडस्ट्रीज में हैं। अब इस इंडस्ट्रीज के बारे में एक बात अभी जो मैंने जस्ट आपको बताई थी कि जो इस उद्योग में वर्तमान में जो कपड़ा है वो सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है? पावरलूम। पावरलूम से। और ये अपने आप में एक परंपरागत उद्योग है। परंपरागत का मीनिंग आपको पहले बताया हुआ है मेरा। परंपरागत का मीनिंग क्या होता है कि भाई ये प्राचीन समय से या जो हमारी रोटी कपड़ा मकान ये शुरुआती आवश्यकताएं रही हैं हमारी। तो इसका मीनिंग है रोटी कपड़ा मकान, इनके जो उत्पाद हैं ये परंपरागत के अंदर ही काउंट होते हैं। तो पहले ये अपने घरों में बनाते थे, फिर गांव का बुनकर बनाता था, बुनकर से मशीनरी के पास पहुंचा। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि सीधी जो विदेशी मशीनें आई हैं उन्होंने कपड़ा बना के हमें दिया है। पहले अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग कपड़ा अपन भी बनाया करते थे। परंपरागत यानी लंबे समय से चला रहा उद्योग। तो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, यह एक परंपरागत उद्योग है। ये लाइनें राजस्थान ज्योग्राफी में भी अपने लिखी हुई हैं। ये इस उद्योग की विशेषताएं हैं। यह एक परंपरागत उद्योग है। नेक्स्ट, इस उद्योग में कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन इस उद्योग में कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन पावरलूम में होता है। पावरलूम के द्वारा होता है। पावरलूम यानी जो विद्युत आधारित जो मशीनरी होती है ना, पावर का मीनिंग तो आपको पता ही है, पावर यानी ऊर्जा। तो मुख्यतः जो विद्युत आधारित जो इंडस्ट्रीज है तो उसके अंदर प्रति व्यक्ति जो होता है मशीनरी है वो जल्दी चलती है। एक तो आता है हस्त आधारित। तो हस्त आधारित जो मशीनरी होती है वो व्यक्ति हाथ से कताई या बुनाई करता है। देखते हैं ना अपन मिलों के अंदर जो हाथ से लगा हुआ रहता है मशीन को चलाने में। तो हाथ से चलने वाली जो मशीनें होती हैं वो मुख्यतः कपड़ा कम उत्पादित करती हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर के आधार पर जो चलती हैं उसको पावरलूम कहा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कपड़ा बनाती हैं वो कौन बनाती हैं? पावरलूम। इंडिया में लगभग 60% से अधिक कपड़ा यही उत्पादित कर रही हैं। बाद में हैंडलूम का स्थान आता है। बाकी मिलों का स्थान अब काफ़ी कम हो गया है क्योंकि मिलें पुरानी मशीनरी के ऊपर टिकी हुई हैं जो लगभग बंद हो चुकी हैं। पावरलूम मिलें जो पुरानी मिलें थी वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? पावरलूम उद्योग में कन्वर्ट हो चुके हैं।
लिखो चीनी उद्योग। मैं कहता हूं देखो, जो भी यूं लगे ना कि आपको ये इंसान भले हैं तो सबकी किया करो। हाँ, पर यह है कि व्यक्तिगत तौर पे अपने अंदर कोई बुराई मत लेके जाओ, किसी की बुराई मत करो, है ना, उस चीज से बचो आप लोग। खैर अपनी ये बातें नहीं है, अपना उद्योग है चैप्टर। तो चीनी उद्योग है, ये राजस्थान में ही मैंने आपको करवाया था। सेम वो कच्चा माल जो अपने यहाँ प्रयुक्त होता है वो का वही भारत में प्रयुक्त होता है। तो कच्चे माल के रूप में मुख्यतः इसमें गन्ने के अलावा कच्चे माल में मुख्यतः प्रयुक्त होता है गन्ना और ये चुकंदर। तो गन्ना और चुकंदर को इसमें काम में लिया जाता है। सबसे ज्यादा प्रयुक्त इसमें क्या किया जाता है? मुख्यतः गन्ना सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। किसी को कड़वे अनुभव मत दो आप लोग, है ना। मैं मानता हूं निकल गया, मुझसे बोलना नहीं चाह रहे थे। ये होता है कि जो आदमी ज्यादा बोलता है ना, कई बार फिसल जाती है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलो भाई, ऐसे बाद में वहां जाके सोचो जहां अपनी फैमिली भी है ना। हाँ, ये गलत नहीं। हाँ, वेरी गुड। गलती हो तो उसको एहसास, आगे बढ़ के नहीं बोलना उसमें, है ना। तो भारत के अंदर जो चीनी मिल है, सबसे पहले ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही प्रयास किया गया था। चीनी के बारे में कहा जाता है कि विश्व के अंदर शुरुआती तौर में जब चीनी का प्रोडक्शन या उत्पादन स्टार्ट हुआ था तो चीनी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में थी। चीनी के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि जब चीनी का उत्पादन किया गया था तो जो ब्रिटिश एम्पायर है उसमें ब्रिटिश महारानी के लिए जो चीनी जाया करती थी, वो चीनी का उत्पादन काफ़ी कम था। तो महारानी चीनी के 2 या 3 दाने उसमें से उठा के खाया करती कि भाई ज़्यादा खाऊंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये मान लो कि चीनी कितनी ज़्यादा डिमांडिंग थी और इसका प्रोडक्शन कितना कम था। आज वर्तमान में जो चीनी अपने को मिल रही है, यथा जो चीनी मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो गन्ना प्रोडक्शन है, धीरे धीरे लोगों को ये पता चला, क्योंकि पहले कुछ ऐसे उत्पाद हुआ करते थे, सीमित उत्पाद जिनसे चीनी बनाई जाती थी। बाद में धीरे धीरे पता चला कि गन्ने से भारी मात्रा में चीनी बनाई जा सकती है। तो बाद में धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, सरकारी संरक्षण इसको मिलने लग गया, और बाद में सरकार ने अपने प्रयास किए कि हम चीनी को बढ़ाएं। तो पहले चीनी कहीं ना कहीं अपने शरीर के अंदर जो होता है ना ग्लूकोज की मात्रा, तो ग्लूकोज की मात्रा को सामान्यतः बढ़ाती है, और बाद में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जिसने इतनी बढ़ा दी है कि आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो बीमारी है वो शुगर है या मधुमेह रोग। उसके कारण इसका मीनिंग है कि हम चीनी का यथा यूज करने लग गए। तो अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला प्रयास किया गया कि भारत में जो चीनी का प्रोडक्शन या उत्पादन है वो स्टार्ट किया जाए, फायदे की चीज़ है। तो इन्होंने इसकी पहली जो मिल है वो 1840 के अंदर बिहार में एक जगह आती है बेतिया, बेतिया बेतिया बिहार। बेतिया बिहार के अंदर पहली मिल लगाई, लेकिन ये मिल सक्सेस नहीं हो पाई, ये मिल बंद हो गई। बाद में लगभग इसके 60-64 साल बाद में एक दूसरी मिल इन्होंने स्टार्ट की बिहार के अंदर ही, वो लगभग 1904 के आसपास स्टार्ट की गई। कई बुक्स में इसको मेंशन 1903 किया हुआ है, लेकिन 1904 ज़्यादा ऑथेंटिक है। ये बिहार में एक जगह आती है मडोरा, मडोरा बिहार। ये भारत में जो चीनी मिल है उसमें पहली सफल चीनी मिल के रूप में मानी जाती है मडोरा बिहार की जो चीनी मिल है। जबकि जो बेतिया वाली है पहली चीनी मिल थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाई। जैसे सूती वस्त्र मिल के लिए लिखते हैं ना अपन कि पहली फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, पहली प्रथम सफल कौन सी थी? आधुनिक या सफल मिल में थी मुंबई वाली, यानी कवाज डाबर के द्वारा जो स्थापित की गई थी वो प्रथम और सफल सूती वस्त्र मिल के रूप में मानी जाती है। जबकि फोर्ट ग्लास्टर प्रथम सूती वस्त्र मिल बोला जाता है, लेकिन वो असफल थी। तो वैसे ही असफल सूती वस्त्र मिल बेतिया बिहार में, जबकि सफल सूती वस्त्र मिल मडोरा बिहार 1904 में स्थापित हुई थी। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, भारत में प्रथम चीनी मिल, भारत में प्रथम चीनी मिल
भारत में प्रथम चीनी मिल, तो पहली चीनी मिल है, इसमें एक तरफ लिख देना 1840 और एक तरफ 1904। 1840 वाली कहां पर है? ये बेतिया बिहार। जबकि 1904 वाली ये मडोरा बिहार। बोलने में दोनों को ही प्रथम बोला जाता है। ये प्रथम है, असफल साबित हुई, जबकि भारत में प्रथम सफल जो चीनी मिल 1904 मडोरा बिहार को माना जाता है। तो ये तो लिखा हुआ है ऊपर प्रथम, तो प्रथम को नहीं लिखे आपसे। तो भारत में प्रथम चीनी मिल, सिर्फ प्रथम चीनी मिल के बारे में अगर पूछा जाए तो हो सकता है कि एग्जामिनर सिर्फ ये दे बेतिया बिहार, और हो सकता है ये स्थान नहीं दे कि आपको क्या दे, मडोरा बिहार। लेकिन सफल के बारे में जब पूछा जाता है तो प्रथम चीनी मिल के रूप में तो अगर ये दिया जाता है तो आंसर यही रहेगा। और पहली सफल के बारे में अगर पूछा जाता है तो आंसर फिर क्या रखा जाएगा, मडोरा बिहार को रखा जाएगा। अनुकूल दशाएं, अनुकूल दशाएं देखो, ये उद्योग अपने आप में एक स्थानीयकरण उद्योग है। स्थानीयकरण, एक तो इंडस्ट्रीज होती है, ये होती है फुटलूज इंडस्ट्रीज। एक जो इंडस्ट्रीज है वो, ये गन्ने के लिए बात नहीं है। एक होती है वेट लूज। वेट लूज इंडस्ट्रीज, तो वेट लूज इंडस्ट्री क्या है और फुट लूज इंडस्ट्रीज क्या होती है? फुट लूज इंडस्ट्रीज का मीनिंग होता है, इसमें मुख्यतः तकनीकी उद्योग होते हैं। तकनीकी या जिनके सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्रीज होती है, सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्रीज होती है, उन उद्योगों को सामान्यतः अपन फुट लूज इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे एक सिस्टम या कंप्यूटर आपको बनाना है, तो कंप्यूटर बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो चाहिए अपने को स्क्रीन चाहिए होती है। एक तो स्क्रीन के साथ बाद में ये अलग सिस्टम आता है इसका, जो अपन सीपीयू वगैरह बोलते हैं। सीपीयू के अंदर जो मशीनरी जो लगती हैं वो भी अलग अलग कंपनीज की आती हैं। तो इसका मीनिंग है अलग अलग कंपनी से अपन ने जो उत्पाद मंगवाया है, इसमें स्क्रीन मंगवाई, स्क्रीन के वायरिंग अलग जगह से हो सकता है, अलग जगह से आए हों, और इसमें सीपीयू के अंदर जो मशीनरी है उसके पार्ट्स भी अलग अलग जगह से आए हों। तो जिन कंपनीज ने इनको भेजा था कि भाई किसी ने 2 किलो, किसी ने 5 किलो भार अपने को भेजा, तो टोटल जो भार है वो माना कि 30 किलो हुआ। इसका कितना हुआ, 30 किलो टोटल भार हुआ। उन्होंने अपने को 30 किलो भेजा। अपन ने जब इस प्रोडक्ट या इस उत्पाद को बनाया, सभी को जोड़ के, तो इन्होंने सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद इनका भार कितना होगा, इसके अलग अलग पार्ट्स का जो भार था वो 30 किलो था। अब उन सभी पार्ट्स को अपन ने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उसका भार क्या होगा, 30 किलो ही होगा। कितना किलो होगा भाई? अलग अलग इंडस्ट्रीज ने हमें अलग अलग पार्ट्स, कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, कोई 7 किलो, इस तरीके से टोटल कितना किलो भेजा हमें, और उन सभी पार्ट्स को हमने जोड़ के और जो उत्पाद बनाया उसका वजन कितना होगा। क्या यहाँ उसके टोटल जो वेट है उसके अंदर कमी आई? कमी नहीं आती तो उसको कहा जाता है फुट लूज इंडस्ट्रीज। क्या कहा जाता है? फुट लूज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एक जो गन्ना होता है, जैसे गन्ना 100 किलो गन्ना अपन ने फैक्ट्री में भेजा, 100 किलो गन्ना फैक्ट्री में भेजा,
1 क्विंटल, उससे चीनी उत्पादित होती है 10 से 12 केजी, अगर गन्ने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो। अब गन्ना 5-7-10 दिन पड़ा हुआ है तो बाद में आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि 1 किलो होगी, 2 किलो होगी बस, क्योंकि सुक्रोज की मात्रा गन्ना लगभग सूख जाता है गर्मियों में इतने दिन में। तो इसका मीनिंग है गन्ने को मुख्यतः उद्योग होते हैं उनके काफ़ी नज़दीक स्थापित किया जाता है, ताकि उसको काट के और तुरंत 1 दिन के अंदर मशीनरी के पास भेज दिया जाए और मशीनरी उसको विद इन 2 and 3 डेज के अंदर उससे प्रोडक्ट या उत्पाद को तैयार कर ले। उसका जो सुक्रोज जो होता है उसको निकाला जाए और उससे चीनी बनाई जाए। और अगर उसमें देरी कर दिया तो इसका मीनिंग बाद में गन्ने से उत्पादित जो माल है वो काफ़ी कम उत्पादित होगा। तो इसका मीनिंग गन्ना किस में आता है? वेट लूज इंडस्ट्रीज में आता है। ये अपने भार को खोता है। तो जैसे 100 किलो गन्ना लेकर आए थे, जबकि जिस चीज़ के लिए लेकर आए थे वो कितनी बन रही है? वो केवल 10 से 12 किलो। तो इसका मीनिंग लगभग 88 से 90 किलो वेस्टेज है। 88 से 90 किलो तक वेस्टेज है। इसका इन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है वेट लूज इंडस्ट्रीज, यानी जो अपने वेट को लूज करती हैं उसको वेट लूज इंडस्ट्रीज, और जो अपने वेट को लूज नहीं करती हैं उसको कहा जाता है फुट लूज इंडस्ट्रीज। यानी इन उद्योगों को आप चाहे कहीं पे भी स्थापित करो, हिमालय के ऊपर ले जाके करो, चाहे समुद्र के बीचों बीच, इसमें जितना उत्पाद आप मंगवाओगे उस उत्पाद का उतना बन जाएगा। जैसे साइकिल है, उसके अलग अलग पार्ट्स आते हैं, अपने को पता है साइकिलें पूरी बन के नहीं आती, उनके पार्ट्स पैक होके आते हैं, उनके टायर एक साथ पैक होके आते हैं। जैसे साइकिल की दुकान पे जाते हो ना, तो पार्ट्स को ऐड करके और बाद में प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। तो जो अलग अलग पार्ट्स आए थे, साइकिल के टायर थे 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो के अलग, उसके अलग पार्ट्स थे 20-25 किलो के अलग। लास्ट में जो साइकिल बनेगी वो टोटल उसी वजन के बराबर होगी जितना वजन हमने मंगवाया था। तो इंडस्ट्रीज के अंदर तैयार माल और जो कच्चा माल है, अगर उन दोनों का भार समान हो तो उस इंडस्ट्रीज को फुटलूज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। और जिसमें कच्चे माल में अधिकांश भाग आपका खराब माल के रूप में निकल चुका है और तैयार माल काफ़ी कम प्राप्त हुआ है, तो उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? लोहा इस्पात भी इसी प्रकार का होता है। लोहा इस्पात में हम भारी मात्रा में लोहा इस्क मंगवाते हैं, और लोहा इस्क में से प्राप्त जो लोहे की मात्रा होती है काफ़ी कम होती है। जैसे 1000 टन मंगवाया तो 1000 टन में से 1 से 2 टन मुख्यतः लोहा उत्पादित होता है, और बाकी आपका जो रॉ मटेरियल या कच्चे माल के रूप में बच जाता है। तो इसका मीनिंग वो भी किस प्रकार की इंडस्ट्रीज है? तो वेट लूज इंडस्ट्रीज के अंदर जो अपने भार को खोती हैं उन उद्योगों को मुख्यतः कहाँ स्थापित किया जाए? उसको स्थानीयकरण के आधार पर महत्व दिया जाता है, यानी उनको वहाँ स्थापित किया जाता है जहाँ कच्चा माल। स्थानीयकरण का मीनिंग आपको लिखवाया था मैंने कि स्थानीयकरण का मुख्य अर्थ है कि उद्योगों को वहाँ स्थापित किया जाए जहाँ उसके कच्चे माल के क्षेत्र होते हैं। जबकि फुटलूज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसको कच्चे माल वाले स्थान पर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अनुकूल दशाओं में लिखिएगा। यह एक स्थानीयकरण उद्योग है। यह एक स्थानीयकरण उद्योग है, अर्थात इसे कच्चे माल के स्थान पर या इसे कच्चे माल के पास स्थापित किया जाता है। इसे कच्चे माल के स्थान पर या कच्चे माल के पास, जो भी लिखना चाहें, इसे कच्चे माल के स्थान पर स्थापित किया जाता है। यानी जहां से कच्चा माल उत्पादित होता है उसी एरिया में होता है, कच्चे माल के स्थान पर स्थापित किया जाता है। क्योंकि रीजन क्या है क्यों किया जाता है? क्योंकि यह वेट लूज का नहीं होता है भार खोने वाले उद्योग। यानी जितना वजन हम मंगवाएंगे उत्पाद उतना तैयार नहीं होगा, अपने भार को खो देते हैं। 100 किलो मंगवाया तो 100 किलो प्राप्त नहीं होगा।
क्योंकि ये वेट लूज या भार खोने वाला उद्योग है, भार खोने वाला उद्योग है। उदाहरण वो लिख दो, 100 किलो गन्ने से 100 kg शुगर कैन, 100 किलो गन्ने से केवल 10 से 12 kg 10 से 12 किलो चीनी प्राप्त होती है। 100 किलो गन्ने से 10 से 12 किलो चीनी प्राप्त होती है। तो इसका मीनिंग ये है वेट लूज। इसके बाद में सस्ता एवं कुशल श्रम, अपन नहीं कहते भाई किसान जो गन्ना है, गन्ने को उत्पादित करता है, तो गन्ने के लिए एक तो उसको मिनिमम प्राइस दी जाती है। हालांकि तो लगभग सभी फसलों में कर दी आजकल कि भाई किसान उसको बोए और उत्पादित हो उस टाइम मार्केट में। ऐसा नहीं हो कि बढ़िया मिल के भाव को नीचे गिरा दें कि भाई अभी उत्पादन हो गया है, किसान की मजबूरी है, वो बेचेगा ही बेचेगा। कि भाई गन्ने को अगर 2 4 5 10 दिन और नहीं काटेगा तो उसमें वैसे ही सुक्रोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और किसान काट लेता है, उसके बाद में उनको ये लगता है कि भाई इस क्षेत्र में या इस रीजन में बड़े स्तर पे गन्ने की कटाई चल रही है। भाई ये तो पता लग ही जाता है उन क्षेत्रों के अंदर। अब जैसे ही कटाई चल रही होती है तो बढ़िया क्या करते हैं, मिल मिला के इस भाव को डाउन कर लेते हैं कि भाई अभी 1 2 दिन में मंडी में माल आने वाला है, और अपन ये करते हैं कि भाई रेट ही आगे से कम आ रही है तो भाव को कम कर लेते हैं। और जैसे ही उस क्षेत्र का माल जैसे ही बिक जाता है 2 3 4 दिन के अंदर, तो उसके बाद में अचानक भाव फिर ऊपर कर लेते हैं। और बाद में इंडस्ट्रीज मंगवाती है कि कच्चा माल चाहिए, कि किसान सस्ते में देने को तैयार ही नहीं है। तो इसका मीनिंग जो बिचौलिए होते हैं वो बिचौलिए इसके अंदर अधिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करती है। इस उद्योग में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको सब्सिडी की आवश्यकता होती है। यानी इंडस्ट्रीज है, जब गन्ना 100 किलो मंगवा रही हैं तो 100 किलो गन्ने का लगभग अगर हम भाव माने 1 किलो गन्ने का भी क्या भाव है, आइडिया है? मान लो 10 रुपये किलो है, तो 100 किलो गन्ने का भाव क्या हुआ, क्या भाव हुआ? 1000 रुपये। और 1 किलो चीनी का भाव क्या होता है? मैक्सिमम मान लो, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी रिफाइंड खाते हो, ये मान लो बहुत बढ़िया वाली लो, कितने? 50। और 10 किलो चीनी का 500 रुपये। गन्ने का भाव क्या देना पड़ रहा है? 1000 रुपये। और चीनी से आमदनी कितनी हो रही है? ये तो बहुत ज़्यादा है, 500 तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं ये। तो इसका मीनिंग वो इंडस्ट्रीज है वो लगभग क्या है, घाटे में। तो ज़रूरी है, चीनी उद्योग को क्या चाहिए होता है, सरकारी या सार्वजनिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। सरकार की तरफ से इसको सब्सिडी की आवश्यकता होती है। तो सामान्यतः चीनी उद्योगों के लिए गवर्नमेंट है वो सब्सिडी जारी करती रहती है। सब्सिडी यानी जो गन्ना वगैरह कितना क्या उत्पादित किया है उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ पैसा सरकार अपनी तरफ से देती है। यानी लगभग 40-50 जिन इंडस्ट्रीज की जितनी डिमांड होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया जाता है। तो ये एक इसमें अच्छा पॉइंट है, सरकारी या सार्वजनिक संरक्षण की आवश्यकता मुख्यतः चीनी मिल में आवश्यकता होती है इसकी। इसके बाद में इसके प्रमुख जो उत्पादन केंद्र हैं, या वर्तमान में चीनी उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य कौन सा है? वर्तमान में यूपी के आसपास भी नहीं है कोई, महाराष्ट्र आधा भी नहीं है फिलहाल। तो देश में गन्ना उत्पादन में भी सबसे आगे यूपी है, और उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट में लिखो चीनी उत्पादन। अनुकूल दशाओं के बाद में लिखो चीनी उत्पादन क्षेत्र।
चीनी उत्पादन क्षेत्र। तो चीनी उत्पादन क्षेत्रों में नंबर फर्स्ट यूपी। नंबर फर्स्ट यूपी। इसमें वैसे दो प्रमुख क्षेत्र आते हैं यूपी में। एक तो प्रमुख क्षेत्र आते हैं गंगा यमुना दोआब, मीनिंग समझ में आ गया? गंगा और नदियां, दो नदियों के बीच के क्षेत्र या मैदान को क्या कहते हैं? तो गंगा और यमुना के बीच वाला जो क्षेत्र आता है, जैसे कि ये सहारनपुर वगैरह, मेरठ वगैरह, ये वाले जो स्थान आते हैं, इन क्षेत्रों में चीनी मिलों का विकास अधिक हुआ है। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, और एक दूसरा आता है इसमें तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र यानी यूपी का वो एरिया जो मुख्यतः अधिक नमी वाले मैदान हैं, दलदली भाग हैं, उन क्षेत्रों के अंदर भी चीनी मिलों का विकास अधिक हुआ है। तो तराई क्षेत्र के आसपास से मुख्यतः गन्ने का बड़ा उत्पादन है। तो गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है, इसके अंदर प्रमुख चीनी उत्पादक जो स्थान है, ये तो सिर्फ अपन ने जो मेन क्षेत्र है वो लिखे हैं। अब इसमें स्थान सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, ये यूपी वाले योगी जी कहाँ से? इनका एक स्थान है गोरखपुर। गोरखपुर, सारण, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, ये क्षेत्र मुख्यतः इसमें अधिक फेमस हैं। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और गोरखपुर। चाहे तीनों चारों को एक साथ ही लिख देना। यूपी के बाद में नंबर सेकंड पे आता है महाराष्ट्र। ये नाम सुना है? अहमदनगर, अहमदनगर, सोलापुर, पहले भी आया था सूती वस्त्र, कोल्हापुर, दोनों हैं, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सतारा महाराष्ट्र, फिर है दक्षिणी भारत के अंदर कर्नाटक। कर्नाटक में ये नाम सुना है बेलारी, बेलारी, शिमोगा, बेलारी, शिमोगा और चित्रदुर्ग। ये भारत में मुख्यतः जो लोहा है इसके उत्पादन क्षेत्र है, उसके अंदर भी इनका स्थान आता है। शिमोगा, चित्रदुर्ग, बेलारी, चित्रदुर्ग और बेलारी। दक्षिणी भारत में मुख्यतः तमिलनाडु जो कोयम्बटूर है उसका आसपास का क्षेत्र है इसमें।
मुख्यतः कोयम्बटूर वाला रीजन है। कोयम्बटूर जो कि सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए भी प्रमुख केंद्र दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है। तो चीनी उद्योग के अंदर मुख्यतः जो यूपी वाली जो लोकेशन है उनको ध्यान रखना आप। मुख्यतः सहारनपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद और इसके अलावा अगर लखनऊ वगैरह उन क्षेत्रों को भी लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन मेन केंद्र में सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद ये प्रमुख सेंटर हैं जो कि चीनी उद्योग के लिए प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। इसमें बाद में महाराष्ट्र की और एक पेटी आती है जिसमें प्रमुख केंद्र किस साइड में आते हैं इसके, अहमदनगर है। उसके बाद में सोलापुर है, कोल्हापुर है, सतारा, ये प्रमुख सेंटर आते हैं। हालांकि सतारा, पुणे मुख्यतः उसमें अपने सूती वस्त्र उद्योग में भी काउंट होते हैं। पुणे वगैरह, नासिक वगैरह उनका नाम उस साइड में भी काउंट किया जाता है। चीनी उद्योग में वो वेट ल्यूज वाला इसमें लिखवा दिया था मैंने आपको। तो वेट ल्यूज वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके अंदर कि ये वेट को ल्यूज करता है, यानी स्थानीयकरण वाले उद्योग में काउंट किया जाता है। इसके बाद में चीनी उत्पादन के अंदर भारत का अपना एक विशेष स्थान है। जैसे चीनी उत्पादन में ब्राजील के बाद में देश में नंबर 2, विश्व में नंबर 2 पर कौन है, भारत। और भारत में नंबर 1 पर कौन है, भारत में ये रैंक वाइज ही लिखवाए हैं। पहला है यूपी, नंबर 2 महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक और उसके बाद में तमिलनाडु। तो ये वाले 2021 की जो लेटेस्ट रैंक है उसके अकॉर्डिंग याद रखना यूपी और महाराष्ट्र। आगे तक रैंक इसमें नहीं पूछी जाती। प्रमुख उत्पाद होते हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड रैंक अधिकतम पूछी जा सकती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात, ये अग्रणीय राज्य माने जाते हैं। मैंने बताया भी था कि अनुकूल जो दशाएं हैं, ये अनुकूल दशाएं भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती हैं। तो जहाँ अनुकूल दशाएं अधिक होंगी वहाँ सूती वस्त्र उद्योग अधिक स्थापित होते हैं, जबकि चीनी मिल में अनुकूल दशाएं यूपी और महाराष्ट्र। दक्षिणी भारत का जो गन्ना होता है उसके अंदर सामान्यतः चीनी उत्पादन अधिक होती है। चीनी उत्पादन अधिक होने का कारण है कि उस क्षेत्र में सामान्यतः नम या आर्द्र जलवायु होती है। इस कारण वहाँ का जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा क्या होती है, सुक्रोज की मात्रा उसमें अधिक होती है। तो इस कारण चीनी उत्पादन अधिक होता है। तो कुछ विशेषताएं हैं वो और लिख दो इसमें लास्ट में विशेषताएं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग में लिखी थी ना। तो विशेषता में एक तो आपको ध्यान है क्या लिखना है, सूती वस्त्र उद्योग के बाद देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग। विशेषता में लिखिए कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग के बाद कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग के बाद यह है दूसरा बड़ा उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र के बाद या सूती वस्त्र उद्योग के बाद यह दूसरा बड़ा उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग के बाद यह दूसरा बड़ा उद्योग, दूसरा बड़ा उद्योग है। कृषि आधारित के अकॉर्डिंग है। सेकेंड लाइन में लिखिएगा दक्षिणी भारत के गन्ने से चीनी अधिक प्राप्त होती है। क्योंकि आर्द्र जलवायु के कारण इसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि आर्द्र जलवायु के कारण इसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि आर्द्र जलवायु के कारण इसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है।
बाकी जो माल बचता है उससे। क्योंकि सामान्य तो जो गुड़ वगैरह है भाई, गुड़ के अंदर तो बाद में उसका जो घोल वगैरह है वो तैयार किया जाता है। हाँ, बनता है इसी से ही है भाई। अलग अलग उत्पाद होते हैं, जैसे गन्ने के अंदर कहा जाता है जो प्योर जो गुड़ होता है वो काफ़ी जो गहरा रंग होता है ना अपना, रेडिश या ब्लैकिश कलर जो आता है वो आता है। बाकी ये वाला जो आता है ये तो आता है सोडे से धुला हुआ भाई। सोडे वाला है ये तो आपको वाइट कलर, लाइट येलोइश कलर, ये सबसे घटिया किस्म का गुड़ होता है। तो जनरली अपने को देख के यूँ लगता है ना कि गुड़, वाह ये गुड़ है, बिल्कुल साफ, जैसे अपन कहते हैं ना कई बार डली को, लेकिन उसको खाते टाइम कई बार जैसे खाया और अंदर अपने को ये लगता है ओ कड़वा आ गया, तो वो सोडा आ जाता है कई बार उसमें मिक्सअप। तो ये तो सोडे से धुला हुआ जो गुड़ है वो है ये। बाकी प्योरिटी वाला है अपने यहाँ बहुत कम, डिमांडिंग ही कम है अपने यहाँ है। मैसूर, हाँ भैंस गायों के लिए वो प्योर लेकर आते हो आप लोग, बढ़िया आता है। जबकि अपन जो खाते हैं वो भाई, अपन जो खाते हैं वो तो हालांकि पशुओं को भी क्यों खिलाएं, और तो उनको पता है कि इन इंसानों को ये पसंद नहीं आएगा, इनको बिल्कुल साफ और स्वच्छ गुड़ चाहिए। तो गुड़ आप में से कौन कौन खाता है दबा के? और जो नहीं खाते कारण? भाई उसके बीच में कभी भी कोई मक्खी, कोई टांटिया, कुछ भी आ सकता है, बड़ा ध्यान से खाना पड़ता है। मुझे तो याद है कि बचपन में एक बार मैं खा रहा था तो उसके अंदर एक जो अपने यहाँ टांटिया बोलते हैं ना, वो उसके बीच में आ गया था, और उसके बाद से मैंने गुड़ खाना ही बंद कर दिया। तो जिन व्यक्तियों के साथ जैसी घटना होती है बाद में उसका रुझान वैसा ही हो जाता है। तो मैं बहुत कम खाता हूँ, और खाता भी हूँ तो गुड़ को छोटी छोटी कांकरी में तोड़ तोड़ के खाता हूँ, चाकू से काट के। ठीक है ठीक है, मुंह में पानी आ जाएगा, बस करो इतना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला हेडिंग है जूट उद्योग या पटसन उद्योग। विश्व में स्थान लिखोगे क्या इसमें? लिखना चाहो तो लिख लो चाहे। चीनी उत्पादन सर्वाधिक, सिर्फ इतना लिख दो समझ जाओगे। चीनी उत्पादन भारत में तो लिखवा ही दिया ना। विश्व में नंबर फर्स्ट है ब्राजील, और उसके बाद में है भारत। विश्व में चीनी उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राष्ट्र है ब्राजील। विश्व में सर्वाधिक शुगर कैन या गन्ने का उत्पादन होता है यहाँ। सॉरी, चीन नहीं, चीनी, हाँ। चीन तो जो एक है वही कम परेशान थोड़ी ना कर रहा है। तो चीनी उत्पादन सर्वाधिक है ब्राजील, और ब्राजील के बाद में भारत। इसके बाद में तीसरा जो प्रमुख उद्योग है कृषि आधारित उद्योग, उसमें जूट या पटसन उद्योग। जूट या पटसन उद्योग, जूट या पटसन उद्योग में इसका जो प्रथम कारखाना है कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम कारखाना इसका जो अपना हावड़ा, नाम सुना है कोलकाता में? हावड़ा के पास में रीसरा नामक स्थान पर। किस नामक स्थान पर? रीसरा नामक स्थान पर। वेस्ट बंगाल में आता है, पश्चिमी बंगाल।
आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? 1855 में। जब आधुनिक सूती वस्त्र मिलें गई थी मुंबई की ओर 54 में, तब ये आई थी वेस्ट बंगाल में 55 में। तो जूट का पहला उद्योग माना जाता है रीसरा वेस्ट बंगाल को। कच्चा माल क्या होता है? नेक्स्ट लाइन में लिख दो, कच्चा माल जैसा नाम है वही कच्चा माल है। भाई अभी तक के जो उद्योग है उसमें कच्चा माल और उद्योग का नाम है वो अलग था। सूती वस्त्र उद्योग है, कच्चा माल कपास है। चीनी उद्योग है, कच्चा माल गन्ना है। पटसन उद्योग या जूट उद्योग है, कच्चा माल यही रहेगा, जूट। लेकिन एग्जामिनर्स कई बार जूट नहीं देके उसकी एक जिन्स या किस्म होती है मेस्ता, तो जूट या मेस्ता इसका कच्चा माल। जैसे कपास में होती है ना एक जिन्स नरमा, तो उसमें हो सकता है कपास नहीं देके उसकी जगह क्या दे दे, नरमा, कि उसका कच्चा माल नरमा है। तो कच्चा माल जूट या मेस्ता। इसमें लिखिएगा इस उद्योग का सर्वाधिक विकास। इस उद्योग का सर्वाधिक विकास। जो गंगा का मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्र आ जाता है ना, बिहार, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, उस क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इस उद्योग का सर्वाधिक विकास पश्चिमी बंगाल या वेस्ट बंगाल और बिहार की ओर हुआ है, एवं बिहार की ओर हुआ है। प्रमुख उत्पादन स्थान या प्रमुख उत्पादन केंद्र। तो वेस्ट बंगाल की ओर मुख्यतः हावड़ा, हावड़ा, बंसबेरिया, बिड़ला नगर, कोलकाता, इन स्थानों पे ये अधिक विकसित हुआ है। ये स्थान सुने, बंसबेरिया और बिड़ला नगर, कहाँ पे? भारत का सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र था हुगली, मुख्यतः वो किसके लिए प्रसिद्ध था? जूट उद्योग के लिए। हावड़ा, हावड़ा, हावड़ा ब्रिज आता है ना, बै लिखा गया वो शायद। हावड़ा, हावड़ा, बंसबेरिया, बिड़ला नगर, कोलकाता। बिहार के अंदर इसका जो प्रमुख है सारण, गया, चंपारण, ये जो क्षेत्र आते हैं इसके आसपास भी इस इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः बिहार के अंदर चीनी मिलें भी स्थापित हैं। बिहार में चीनी मिलें अपन ने नहीं किए हैं, है ना। मुख्यतः चीनी उत्पादन में भी ये स्थान प्रमुख है और जूट उद्योग का भी इनके आसपास है, क्योंकि दो प्रमुख उत्पाद होते हैं, एक तो गन्ना और एक जूट। तो गन्ने वाला जो है उसके ऊपर तो चीनी उद्योग है, और मुख्यतः गन्ने के अलावा दूसरी अल्टरनेट फसल जो है
जो मुख्यतः औद्योगिक या व्यापारिक फसल के रूप में है, जूट है। और एक खाद्यान्न के रूप में आपको पता ही है, यूपी के पूर्व में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में चावल है। तो वो तो मुख्यतः उद्योग पर आधारित नहीं, वो तो खाद्यान्न फसल है। तो मुख्यतः बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो व्यापारिक फसलें होती हैं, व्यापारिक फसलों के तौर पर जैसे यूपी पश्चिम की ओर, जैसे आप इस साइड में हो, ये नेपाल वाली स्थिति है, इस साइड में आप पश्चिमी यूपी की ओर हो, तो इस साइड में होता है मुख्यतः कपास। तो यूपी का ये जो बेल्ट है, ये तो मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योगों के लिए। और इस बेल्ट से जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे, गंगा यमुना दोआब के बीच में और इस साइड में, तो धीरे धीरे इस साइड में चीनी मिलों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। चीनी मिलें इस पट्टी में गंगा यमुना के बीच में। उसके बाद में जैसे जैसे आप इस साइड में बिहार और वेस्ट बंगाल पहुंचोगे, तो ये ले लेगा जूट उद्योग का दर्जा। तो इस तरीके से इसमें ये कपास इंडस्ट्रीज इस साइड में, आगे की ओर बढ़ते हुए चीनी उद्योग गंगा यमुना दोआब या तराई क्षेत्र, क्योंकि जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में नीचे की ओर कौन सा आता है? बाबर। कौन सा आता है? बाबर के आगे का क्षेत्र है। तो ये बिल्कुल तराई के आसपास वाला जो एरिया है, ये मुख्यतः गन्ने के लिए फेमस है। और गन्ने वाला जो है, उसके अंदर उत्पादन किसका होगा? चीनी का। और उसके बाद में आगे बिहार और वेस्ट बंगाल की ओर जाएंगे तो उत्पादन अधिक किसका है? जूट का है। तो वहाँ कौन सा उद्योग होगा? जूट उद्योग। तो इसका मीनिंग, इसमें जो प्रमुख व्यापारिक फसलें 2-3 ही होती हैं उत्तर विशाल मैदान में। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित उद्योगों में एक तो सूती वस्त्र उद्योग, एक चीनी उद्योग और एक जूट उद्योग। इसमें उत्तर भारत की ओर सर्वाधिक विकसित जो उद्योग माना जाता है वो चीनी उद्योग माना जाता है। पूर्वी भारत की ओर सर्वाधिक विकसित उद्योग माना जाता है जो मुख्यतः कृषि आधारित है, उसमें जूट माना जाता है। जबकि पश्चिमी भारत में सर्वाधिक विकसित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? सूती। बाकी तकनीकी उद्योग वगैरह हैं, उनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है दक्षिणी भारत की ओर। आपको ध्यान हो तो जो मैंने आपको करवाए थे इंडस्ट्रियल रीजन, वृहद औद्योगिक प्रदेश है, तो उसके अंदर अपन ने तकनीकी उद्योगों की सबसे पहले बात की थी बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में। वो बेल्ट है मुख्यतः तकनीकी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध।